नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर हूं प्राइम का ये बुलेटिन उत्तराखंड का लेकर बढ़ते हैं हेडलाइंस का खबरों की ओर। तो उत्तराखंड में बजट पेश होने जा रहा है। हंगामे के बीच इसी दौरान दूसरे दिन बजट सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। सर्वेक्षण 2022-23 में बताया गया कि आर्थिक विकास दर 7.08 अनुमानित रही है। साल 2021-22 में आर्थिक विकास दर रही थी 7.05%। राज्य की जीएसडीपी बढ़कर हुई 3,02,000 करोड़। बीते वर्ष 2,65,000 करोड़ अनुमानित थी जीएसडीपी, वो बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है, ये 2,05,000 से बढ़कर 2,33,000 प्रति व्यक्ति हो गई है। प्रति व्यक्ति आय में करीब करीब 10% का इजाफा हुआ है। 15 मार्च को अब वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी सरकार। 2022-23 की बात करें तो अर्थव्यवस्था का आकार 3,02,000 करोड़ रहने का अनुमान है। यानी जाहिर सी बात है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार बजट के आकार को बढ़ाएगी और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ है। तो यह आर्थिक सर्वेक्षण है और आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया सरकार ने। तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि बीते वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा कि सरकार ने जो बजट बनाया उसके हिसाब से किस तरीके से खर्च किया है और उसका क्या क्या फायदा मिला आम लोगों को। तो देखिए उसी वही आर्थिक विकास दर जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, जिसमें राज्य की जीएसडीपी बढ़कर 3 लाख करोड़ हुई है, जो 2,65,000 करोड़ थी। प्रति व्यक्ति आय में इजाफा दर्ज किया गया है, करीब 10% आय में इजाफा हुआ प्रति व्यक्ति। तो ये खास बात है आर्थिक सर्वेक्षण की। अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, ये 3 लाख करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। तो हंगामे के बीच सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। ये बजट सत्र की खास बातें हम आपको बता रहे हैं। इसी कड़ी बता दें आपको कि 15 मार्च को धामी सरकार अपना बजट लेकर आ रही है। तो बजट में क्या कुछ मिलेगा, कितना बड़ा आकार होगा बजट का, किसे क्या मिलेगा, इंतजार इस बात का उत्तराखंड की जनता को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर सीमावर्ती प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के आला अधिकारियों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। करीब 1.5 घंटे तक चले इस बैठक में चीन से सटे उत्तरी सीमा पर सुविधाओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। इस दौरान देश की उत्तरी सीमा से लगने वाले प्रदेश में विकास के कार्य, सीमा पर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने और वहां रह रहे नागरिकों के लिए बेहतर रोजगार नीति बनाने पर चर्चा हुई। दरअसल हमेशा देखा जाता है कि जो घुसपैठ कभी भी होता है तो उसमें जो स्थानीय लोग होते हैं वो किसी न किसी लालच में फंस जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर आधारभूत संरचना बढ़ाने के लिए, विकास को गति देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए किस तरीके से रोड मैप उसका तैयार किया जाए, उसी को लेकर ये बैठक। इसमें तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए, सीडीएस भी शामिल हुए और इसके साथ ही सभी सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में। तो केंद्र के कई आला अधिकारी मौजूद थे और करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली और चीन से सटी सीमाओं पर खास तरीके से फोकस करने, वहां पर सुविधाएं बढ़ाने, विकास करने जैसी बातें हुई है। तो जिन जिन राज्यों की सीमाएं चीन से लगती हैं वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इसी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने के लिए पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बैठक हुई और इसमें तीनों सेना के प्रमुख भी शामिल हुए थे, सीडीएस भी शामिल हुए, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
तीनों सेना के प्रमुख जो हैं सीडीएस। तो उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। दामी सरकार 15 मार्च को राज्य का बजट सदन में पेश करेगी। सरकार इस सत्र के दौरान अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करेगी, जबकि विपक्ष सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन और जोशीमठ के प्रभावित लोगों के मुद्दे को लेकर सदन में लगातार सरकार पर हमलावर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा में पूछे जाने वाले लगभग 600 प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को दिए हैं। तो काफी हंगामेदार रहा है बजट सत्र का दूसरा दिन और जमकर हंगामा भी हुआ है। इस दौरान खास बात यह रही कि कांग्रेस के सभी विधायकों को एक दिन के लिए स्पीकर ने निलंबित कर दिया। अब बजट सत्र के तीसरे दिन धामी सरकार का बजट आएगा, बजट पेश करेगी सरकार और कुल 6 दिनों का यह बजट सत्र है और इस दौरान कांग्रेस काफी हमलावर है और कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में लगी है, चाहे वो जोशीमठ का मामला हो जाए, पेपर लीक होने का मामला हो जाए, परीक्षा यानी कि भर्ती घोटाला का मामला हो जाए, गन्ना किसानों से जुड़े मामला हो जाए। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस से काफी हमलावर नजर आ रही है। और खबर देहरादून से सामने आ रही है, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रांत प्रचारक बनाया गया। देखिए बड़ी खबर है। तो वहीं चंद्रशेखर को सह प्रांत प्रचारक बनाया गया है। बीते कुछ माह से पूर्व प्रांत प्रचारक युद्धवीर सिंह के बाद प्रांत प्रचारक का दायित्व यहां पर खाली चल रहा था और आखिर में अब एक नए नाम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें प्रांत प्रचारक बनाया गया। डॉक्टर शैलेंद्र को यह जिम्मेदारी गई है, आरएसएस की ओर से प्रांत प्रचारक उन्हें बनाया गया है। चंद्रशेखर को सह प्रांत प्रचारक बनाया गया है। तो यहां पर प्रांत प्रचारक का जो पद था वो खाली चल रहा था और इस वजह से आरएसएस के बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो यहां पर नहीं हो पा रहे थे। लिहाजा ऐसे में प्रांत प्रचारक की नियुक्ति हुई है। डॉक्टर शैलेंद्र को यह जिम्मेदारी दी गई है और चंद्रशेखर को सह प्रांत प्रचारक बनाया गया है। तो डॉक्टर शैलेंद्र को आरएसएस का प्रांत प्रचारक बनाया गया और चंद्रशेखर को सह प्रांत प्रचारक। अब उम्मीद की जा रही है कि यहां पर आरएसएस की ओर से जो तमाम तरह के सांस्कृतिक या सामाजिक कार्य जो होते हैं वो अब तेजी से उससे जुड़े कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे और यहां पर अब आरएसएस एक्टिव होगी। देहरादून में प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न हितधारकों, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया। तंबाकू के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देने और उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए भविष्य की रणनीति को तैयार करने के लिए यहाँ पर चर्चा की गई। आखिर कैसे उत्तराखंड को हम तंबाकू मुक्त बनाएं और इसको लेकर एक आयोजन हुआ। इसमें कैसे रोडमैप तैयार किया जाए आने वाले दिनों को लेकर, इसी को लेकर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। पर फिर स्वागत, आप देखें प्राइम न्यूज पर उत्तराखंड प्राइम का ये बुलेटिन। जोशीमठ में 2 दिवसीय हथकरघा मेले का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी भी था ये, जिसका उद्देश्य लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है। जोशीमठ ब्लॉक प्रमुख और नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने स्टॉल लगाए। जोशीमठ में ये प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। एस यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपने स्टॉल लगाए और समूह बनाकर जो प्रोडक्ट वो जो उत्पाद वो तैयार करती हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। बिक्री से प्रदर्शनी थी ये और ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये कार्यक्रम चलता है और इसमें महिलाएं एक समूह बनाती हैं जिसे सरकार से बजट उपलब्ध कराया जाता है, राशि दी जाती है, फंड दिया जाता है और उसके बाद इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद ये कुछ न कुछ उत्पाद तैयार करती हैं। तो हर स्वयं सहायता समूह का अपने एक खासियत होता है, वो अपने एक उत्पाद तैयार करती है।
एग्जीबिशन नाबार्ड ने जब इसकी स्वीकृति दी थी वो तो पहले ही दिसंबर के टाइम पे ही दे दी थी, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जोशीमठ में आपका विंटर टूरिज्म होता है, उसमें लोगों का टूरिस्ट का फुटफॉल ज़्यादा होता है। लेकिन उसी समय पे आप जोशीमठ में जो आपदा आई थी, जो रेंट सब्सिडेंस हो रहा है वो भी आ गई थी, जिसकी वजह से अभी एक शायद 2 महीना तक हमने लेट कर दिया है। लेकिन इसमें क्या है कि मेनली जितने भी नाबार्ड द्वारा प्रमोटेड या फिर किसी के भी द्वारा प्रमोटेड जो आपके किसान उत्पादन संगठन है, जो FPO बोलते हैं इसको, इसके अलावा SHGs हैं, उनको अपना जो भी लोकल उत्पाद कर रहे हैं, लोकल उत्पाद को एक मार्केटिंग करने के लिए एक जरिया मिल रहा है। तो जिससे कि ये लोग आसपास के गांव के हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ये आए हुए हैं तो जो भी आसपास के लोग हैं या फिर जोशीमठ के लोग हैं या फिर अभी यहाँ पे कई जो टूरिज्म के लिए भी औली वगैरह साइड में लोग आए होंगे, उन तक इनका ब्रांड पहुँचेंगे। दूसरा क्या है कि ये शुरुआत है कि अभी यहाँ पे है, धीरे धीरे ये लोग ऐसे इनके ब्रांड आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आगे भी मतलब बढ़ा सकते हैं, जैसे जोशीमठ से बाहर भी इसको बेचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो एग्जीबिशन है इसमें यही है कि जो भी लोकल लेवल पर उत्पादन हुआ है उस उत्पादन में लोकल लोगों को एक उसकी मार्केटिंग करने का एक साधन दिया जाए। तो देहरादून में झंडे जी मेले का आयोजन किया गया। मेले के तीसरे दिन नगर परिक्रमा रैली निकाली गई। रैली में शामिल महंत देवेंद्र दास का श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। परिक्रमा दरबार साहिब से शुरू होकर मुख्य मार्गों से गुजरी। नगर परिक्रमा को लेकर SSP ने कहा कि मेले को लेकर रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया गया हुआ है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलते रहे। तो बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे और झंडे जी मेले में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे। बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु और डेरा से जुड़े लोग यहां पर इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। 3 दिनों का ये मेला है। कल एक झंडा मेले के परिप्रेक्ष्य में कल एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर GD क्षेत्र में होगा। उनका ऑलरेडी जो रूट है वो निर्धारित है और उस निर्धारित रूट के कारण जो है जो ट्रैफिक डाइवर्जन होगा वो हमने प्लान ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका मेरे ख्याल से SP ट्रैफिक साहब ने उसका प्रचार प्रसार कर लिया। हम आज फिर करेंगे ताकि कल लोगों को इस चीज़ की जानकारी हो और लोगों को कम से कम पूर्व में जानकारी होने से, ताकि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो। तो लालकुआ में चोरों ने चाय की दुकान समेत टायर पंक्चर की दुकान पर हाथ साफ कर लिया। मामला कोतवाली क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के टेम्पो स्टैंड का, जहां बदमाश दुकानों का ताला तोड़कर सारा सामान ले उड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुटी है। और खबर गैरसैंण से है। मोटर मार्ग की मांग को लेकर पड़ाव गांव और बुराखोली के ग्रामीणों ने विधानसभा कूच किया। पुलिस ने आंदोलनकारियों को जंगल चट्टी पर बैरियर लगाकर रोक लिया। वहीं ग्रामीणों ने जंगल चट्टी बैरियर को पार करने की पूरी कोशिश की। वहीं पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। तो मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं। ये ग्रामीण का कहना है कि उनके गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। आज़ादी के इतने दिनों बाद भी वो किसी तरीके से दुर्गम पहाड़ी रास्तों से उतरकर सड़कों तक पहुंचते हैं। महिलाओं को खास तौर से इसमें दिक्कतें होती हैं। तो काशीपुर में एक मकान में चल रहे देह व्यापार का आज भंडाफोड़ करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम और SOG ने 2 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सूचना के आधार पर आज टांडा उज्जैन क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक मकान पर छापा मारा गया, जिसमें छापे के दौरान वहां 2 युवतियां और 4 युवक को पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया और जेल भेजा है। लगी हुई है। शाम को हमें मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि टांडा तिराहे के पास एक महिला जो किराए पर रहती है, उसके द्वारा वहां पर अवैध देह व्यापार का कार्य किया जा रहा है। जिस पर मुखबिर की सूचना पर जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की और जो देह व्यापार अधिनियम की जो हमारे सेल है उधम सिंह नगर सेल, उसके इंस्पेक्टर बसंती आर्या जी हैं, उनके नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा एक घर से 6 लोग पकड़े गए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। इनके विरुद्ध थाने में कल शाम को रात को FIR हो गई है, जिसमें अनैतिक देह व्यापार से संबंधित धाराएं लगी हुई हैं।
सभी को हम लोगों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना चल रही है। विवेचना के उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जा रहा है। और खबर कोटद्वार से, जहां वन रैंक वन पेंशन में हो रहे भेदभाव को लेकर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने बैनर तले झंडा चौक में एकत्रित होकर नारेबाजी की और तहसील परिसर पहुंचे और उप जिलाधिकारी के माध्यम से वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्र रावत ने कहा कि भारत सरकार तीनों सेनाओं के समान पद समान वेतन भाग 2 के अंतर्गत अनेक विसंगतियां पैदा कर दी है। साथ ही अन्य पदों की वेतन विसंगतियों को दूर कर तीनों सेनाओं के अन्य पदों की मूल पेंशन में अधिकारियों के सापेक्ष में तुलनात्मक वृद्धि की जानी चाहिए। पूर्व सैनिक विधवाओं और वीरांगनाओं को सर्विस पेंशन के अनुसार विधवा पेंशन मिलनी चाहिए। जिस प्रकार अधिकारियों की विधवाओं की पेंशन को बढ़ाया गया है, ठीक उसी तरीके से ये पेंशन सबके लिए बढ़े। आरपीएफ कंट्रोल एवं ट्विटर के माध्यम से परसों मध्य रात्रि सूचना मिली कि एक दंपति जो बिहार से आ रहे थे, चारबाग स्टेज पहुंचने से पूर्व ही उनके ऊपर एक टीटी मुन्ना कुमार नामक व्यक्ति ने एक लघु शंका किया है। इस सूचना पर जीआरपी ने तुरंत चारबाग रेलवे स्टेशन पर अटेंड किया और आरोपी को पकड़ करके नीचे ट्रेन से नीचे उतार लिया गया। वादी ने अभी ये जो मुकदमा पंजीकृत कराया गया है सुसंगत धाराओं में 354, 352, 509 आईपीसी में अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और टीटी जो सहारनपुर में पोस्टेड है उसे कल ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो देहरादून के एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज में छात्रों की फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं छात्र बढ़ाई गई फीस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज में 2018 बैच के छात्रों की फीस उस वक्त निर्धारित नहीं की गई थी, लेकिन अब कॉलेज प्रशासन का कहना है कि शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। कॉलेज प्रशासन हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है और छात्रों से बढ़ी फीस देने की बात कह रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि पहले कॉलेज प्रशासन ने 5 लाख फीस बताई थी, लेकिन अब हर छात्र से 13 लाख रुपए लेने की बात की जा रही है। हम इतने ज्यादा फीस देने में असमर्थ हैं। छात्रों ने मांग की कि हमारा भविष्य बनाया जाए, कॉलेज पैसे ना बनाए। और जिन बच्चों से ली भी जाती है फीस, उसके बाद भी क्लास फुल नहीं हो पाती और ये मालूम होता है कि वो क्लास पूरी नहीं कर पाएगा, उससे भी फीस लेके उतनी सेम क्लास की फीस लेके उसकी ईयर बैक लगा दी जाती है। तो इतनी सारी दिक्कतों के बीच हम यहाँ पे बैठे हैं। हम सबको प्रोटेस्ट के लिए हैं बैठे। हमारा कोई डिमांड नहीं है। कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, हमारा जो चैलेंज होगा, उसके बाद जो होगा हम वो चीज़ फॉलो करेंगे। पर बात यही है, हमारी अभी के लिए हमारी स्टार्ट की जाए इंटर्नशिप। और हॉस्टल वेकेट करने का क्या है? हॉस्टल वेकेट करने में ये बोला गया है कि आज के आज सारे बच्चे अपना हॉस्टल खाली करें। जो बच्चे फीस वो देंगे उनको मिलेगा हॉस्टल इंटर्नशिप। और ये जब मिले सब कुछ 37 लाख रुपए पे होगा। 150 स्टूडेंट्स को रोड पे लाने का पूरा इंतजाम हो गया। ये आज नहीं तो कल रोज हमें बोला जा रहा है। धीरे धीरे हमारे आसपास की जितनी एसेंशियल सर्विसेज रोकी गई है। नोटिस हमें आया है कि हमने एसेंशियल सर्विसेज रोक दी है, बल्कि रोकी इन्होंने है। आसपास के वॉशरूम्स को लॉक किया गया है कि ये चीज दिक्कतों में ना आए। उसके बाद इन्होंने हमें बहुत सारी दिक्कतें और दी, जिससे हमारे सर ये प्रोटेस्ट में हमें यहाँ पे बैठे दिक्कतें आई। उसके बाद रही बात हमारे हॉस्टल के सर्विसेज की। हॉस्टल की सारी ही सर्विसेज को धीरे धीरे बंद किया जाएगा। सारी चीजें, वॉशरूम बंद कर दिया गया है, धीरे धीरे हॉस्टल्स बंद किए जाएंगे, बच्चों को बाहर रखा जाएगा। तो देहरादून के प्रदेश मुख्यालय में सरपंच परामर्शदात्री समिति की प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन के साथ बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सरपंच परामर्शदात्री समिति ने की। साथ ही नई कार्यकारिणी के गठन के साथ सरपंच वीरेंद्र सिंह रावत को अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके लिए उन्होंने समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों का धन्यवाद किया।
उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को जनपद उत्तरकाशी के सीमांत गांव धराली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कल्प केदार और गंगा मैया की पूजा अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार की संचालित केंद्रीय योजनाओं, उज्ज्वला गैस योजना, हर घर नल योजना, पेंशन योजना समेत अन्य योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों और ग्रामीणों के साथ चर्चा की। देहरादून में कोरोना वायरस के बाद अब इन्फ्लुएंजा वायरस लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर सकता है। दून अस्पताल भी इस वायरस की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। कई ऐसे मरीज दून अस्पताल पहुंच रहे हैं जिनके लक्षण H3N2 वायरस से मेल खाते हैं। हालांकि अब तक किसी ऐसे मरीज की पुष्टि नहीं हुई है जिन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण हुआ हो। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ प्राइम न्यूज। नमस्कार।